बच्चों, हम लोग पाठ 8 पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पश्चिम बंगाल की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी क्षेत्र की मिट्टी जो है सूर्यता, वायु प्रवाह, जल आदि प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से जब चट्टानें टूटती फूटती हैं एवं जीवाश्म तथा जलवायु के प्रभाव से मिट्टी का निर्माण होता है। किसी भी क्षेत्र की मिट्टी का निर्माण एक लंबे समय में बनता है। चट्टानें टूट फूट के उनमें जीवाश्म की आपूर्ति के साथ जलवायु के साथ एक लंबे समय के बाद वो महीन छोटे छोटे कणों में मिट्टी बनती है, तो इसमें एक लंबा समय लगता है। मिट्टी के साथ कंकड़, बालू, कीचड़, चूना, जीवाश्म, वनस्पति के अंश भी मिले हुए रहते हैं, जो किसी भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। चट्टानें किस प्रकार की होंगी, मूल चट्टान क्या है, वहाँ का तापमान, वर्षा, प्राकृतिक वनस्पति, इन सब की विभिन्नता के कारण पश्चिम बंगाल में भी जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल की मिट्टियों को हम लोगों ने निम्न भागों में विभक्त किया हुआ है। इसके बारे में आज देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की और कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले हम लोग मैदानी भाग की जलोढ़ मिट्टी को लेंगे। पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। यानी नदियाँ जो अपने साथ कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी के कण, धूल के कण लेकर आती है, उनको हम लोग जलोढ़ कहते हैं और उसी से इसका निर्माण होता है। समुद्र के किनारे भी इसी प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। नदियाँ जब अपने मुहाने पर पहुँचती है तो अपने साथ लाए अवसादों को जमाव करती है, जिससे कारण समुद्र के किनारे जो है छोटे छोटे द्वीपों का या फिर डेल्टा का निर्माण होता है। उसमें भी जो है जलोढ़ मिट्टी का अंश ही अधिकतर होता है। बाढ़ के क्षेत्र में भी इसी प्रकार के प्रतिवर्ष जहाँ पे नदी में बाढ़ आती है, उसके कारण लाए गए कीचड़ और बालू जो है के अंश मिले हुए रहते हैं, उनसे भी इन मिट्टी का निर्माण होता है। नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष जो बाढ़ के आने से वहाँ पर नई मिट्टी की परत जमती रहती है और नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अतः यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें जीवाश्म के अंश अधिक पाए जाते हैं, जो मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। अगर हम चित्र में देखें जलोढ़ मिट्टी का अंश, ये जो बैंगनी कलर का आपको संपूर्ण क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तराई का क्षेत्र और डुवर्स के क्षेत्र को अगर छोड़ दे तो संपूर्ण पश्चिम बंगाल में जो है अधिकतर जलोढ़ मिट्टी का विछाव है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल जो एक उर्वरक मिट्टी के अंतर्गत क्षेत्र में आती है। गंगा नदी यहाँ से मालदा और मुर्शिदाबाद के पास से निकल कर जा रही है। इस नदी के आसपास के संपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष जो है नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। सेकंड हम लोग देखेंगे पठार की लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट भाषा जो है लैट्रिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लेटर से बना, अर्थात ईंट से बना हुआ जो हो। लैटेराइट मिट्टी यानी कि ईंट के समान ये इसका कठोर होती है और इसका रंग भी लाल होता है, इसलिए इसको हम लोग लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। भीगने पर तो ये बहुत मुलायम हो जाती है, लेकिन सूख जाने पर बहुत कठोर हो जाती है और मिट्टी में जो है दरारें पड़ जाती हैं और वो फटी फटी सी दिखाई देती है। इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इस मिट्टी में लोहे के अंश की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण ये मिट्टी जो है लाल रंग की हमें प्रतीत होती है। लोहे में जब जंग लग जाता है तो आप लोग देखेंगे लाल लाल हो जाती है। उसी प्रकार इस मिट्टी में जो है लोहे के अंश अधिक मौजूद होने के कारण वो लाल रंग की दिखाई देती है। अतः ये लाल रंग की होने के कारण भी इसको हम लोग लैटेराइट कहते हैं। इस मिट्टी में चूना, फॉस्फोरस, पोटाश एवं जीवाश्म की कमी होती है। अतः ये मिट्टी थोड़ी सी अनुपजाऊ होती है और कंकड़, पत्थर और मोटे मोटे पत्थरों के टुकड़ों से ये मिट्टी अधिकतर बनी रहती है, थोड़ी खुरदरी होती है। लैटेराइट मिट्टी का अगर विस्तार को हम लोग देखें तो यह मिट्टी जो है पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, बर्धमान का पश्चिमी भाग, पश्चिमी मिदनापुर के भाग और मुर्शिदाबाद
और मालदा के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा बहुत मिलता है। मुर्शिदाबाद का ये जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे मालदा का दक्षिणवर्ती भाग जो है इनमें अधिकतर पाया जाता है। मूल रूप से अगर देखें तो ये पठारी क्षेत्र में जो है पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी वर्धमान, बीरभूम और पश्चिम मिदनापुर के क्षेत्रों में अधिकतर पाया जाता है। मुर्शिदाबाद के इस उत्तरी हिस्से में भी थोड़ा बहुत मात्रा में ये पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, जो कि मिट्टी ईंट के समान कठोर और लाल होती है। तीसरे प्रकार की मिट्टी है तटीय भाग की नमकीन मिट्टी, यानी कि समुद्र तट के पास जो मिट्टी पाई जाती है सुंदरबन के इलाके में, वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम लोग तटीय मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए कीचड़, बालू आदि के निक्षेपण से हुआ है। समुद्र के ज्वार में आए हुए जल के कारण ये मिट्टी नमकीन हो जाती है, यानी समुद्र का जल जो है अधिकतर इन क्षेत्रों में प्रवेश करता मिट्टी को नमकीन बना देते, इसलिए इस मिट्टी को हम लोग नूना मिट्टी भी कहते हैं। नमकीन होने पर भी ये मिट्टी जो है उपजाऊ होती है। डेल्टा के क्षेत्र में पंख का अंश अधिकतर मिला हुआ था, यानी कीचड़ का अंश इसमें अधिक मिला हुआ रहता है, जबकि समुद्र तटीय भागों की डेल्टाई मिट्टी में बालू का अंश अधिक होता है। मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम आदि का अंश अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पे काजू की खेती बहुत अच्छी होती है। इस मिट्टी में सुंदरी नामक वृक्ष अधिकतर पाए जाते हैं, जिसके कारण पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाके में जो है सुंदरबन का निर्माण हुआ है। नारियल और सुपारी के वृक्ष भी इस क्षेत्र में अधिकतर पाए जाते हैं। अगर हम लोग चित्र में देखें तो ये समुद्र तट के पास यानी बंगाल की खाड़ी के पास का जो दक्षिणवर्ती इलाका है, ये जो दक्षिण 24 परगना का इलाका है, ये आपका जो है तटीय मिट्टी के अंतर्गत आता है। फिर जो है पर्वतीय जो मिट्टी है उसको हम लोगों ने दो भाग किया हुआ है। पर्वतीय मिट्टी को दो भाग के अनुसार तराई क्षेत्र की लाल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी के बारे में हम लोग। तराई क्षेत्र की लाल मिट्टी जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पहाड़ी ढालों पर इस प्रकार की मिट्टी अधिकतर मिलती है। ये जो पर्वतीय भाग का ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हो ब्राउन कलर के, नीचे वाला जो ये ग्रीन हिस्सा है, ये जो है आपका पर्वतीय भाग का ही निचला हिस्सा है। तराई वाला क्षेत्र जो कि अधिकतर पानी और दलदल के कारण जंगलों से भरा हुआ है, ये क्षेत्र में जो है तराई मिट्टी अधिकतर पाई जाती है। इस मिट्टी में मैंगनीज, फॉस्फोरस, पोटास और ह्यूमस की मात्रा अधिकतर पाई जाती है। यह मिट्टी जो है गहरे लाल रंग की होती है और काफ़ी उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में चाय की खेती ही अधिकतर की जाती है। दार्जिलिंग जो हमारा विश्व विख्यात है चाय के लिए, ये तराई क्षेत्र के इस प्रकार की लाल मिट्टी के पाए जाने के कारण वहाँ पे चाय की खेती अधिकतर होती है। पश्चिम बंगाल के संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में ढलानों में इस प्रकार की यानी चाय की खेती होती है। पांचवा भाग है पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी दार्जिलिंग एवं पश्चिमी पठार के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों का अंश अधिकतर रहता है और धरातल काफ़ी असमान होती है, जिसके कारण मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। जो आपका ये तराई क्षेत्र की मिट्टी है उसका ऊपरी अंश जो है पठारी क्षेत्र, ये संपूर्ण क्षेत्र को हम लोग पठारी मिट्टी के अंतर्गत भी ले सकते हैं। ऊपरी भाग अधिक ऊंचाई के कारण मोटे कंकड़ पत्थरों से निर्माण है, यहाँ तो कृषि नहीं हो सकते, लेकिन इन पहाड़ी ढालों पर यह तराई के संपूर्ण क्षेत्र में चाय की खेती के साथ आलू और सिनकोना आदि की भी खेती होती है। इस मिट्टी को हम लोग पॉटजोल मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें मैंगनीज, फॉस्फोरस, पोटास और ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। किसी भी क्षेत्र की मिट्टी जो है उसका प्राकृतिक वनस्पति से बहुत गहरा संबंध रहता है। जिस प्रकार की मिट्टी होती है वहाँ पे उसी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति भी पाई जाती है। इसलिए आज हम लोग पश्चिम बंगाल की प्राकृतिक वनस्पति को भी इसी वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे या फिर जानेंगे। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं या फिर जंगल या वन किसे कहेंगे? जो स्वतः उगे हुए पेड़ पौधे जहाँ पर पाए जाते हैं, यानी हम लोगों ने लगाए नहीं हैं, स्वतः जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उस क्षेत्र को हम लोग जो है वन कहते हैं। इसका विकास वर्षा का जल एवं तापमान की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। पश्चिम बंगाल में वर्षा की मात्रा और तापमान भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं।
तो यहाँ पे जो है 3 प्रकार के वन मुख्यतः हमें देखने के लिए मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के सदाबहार और मिश्रित वन, मैदानी क्षेत्र की वनस्पति और ज्वारीय वन। सबसे पहले पर्वत प्रदेश के सदाबहार एवं मिश्रित वन को हम लोग लेंगे। उत्तर का जो पर्वतीय वन है उसको हम लोग ऊंचाई के आधार पर 3 भाग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग पर्वतीय है और ये पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग वृक्ष पाए जाते हैं। 100 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनमें साल, सागौन, शीशम और बांस अधिकतर पाया जाता है। यहाँ पे साल भर अच्छी वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक साल में वर्षा होती है, हमेशा छुटपुट बारिश होने के कारण और हल्का ऊंचा तापमान पाए जाने के कारण यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनमें वृक्ष हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। शीतोष्ण अंचलीय में जो सरल वर्गीय वृक्ष पाए जाते हैं, 3 कोने आकार के जो वृक्ष रहते हैं, क्रिसमस ट्री हम लोग जो बनाते हैं उस प्रकार के जो वन पाए जाते हैं उनको हम लोग सरल वर्गीय वन कहते हैं, जो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जिनमें ओक, पाइन, देवदार और बर्च के वृक्ष अधिकतर होते हैं। और अधिक ऊंचाई पर अगर हम लोग चले जाएं, 3000 से 4000 की मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन या पर्वतीय वृक्ष पाए जाते हैं, जो अधिकतर कुछ कहा जाए तो आपके काई और लीचेस के समान रहते, छोटे छोटे फूल भी पाए जाते हैं, जैसे सिल्वर पाइन के वृक्ष, रोडोडेंड्राइन आदि के जो वृक्ष हैं अधिकतर वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम लोग मैदानी भाग की वनस्पति को देखें, उसको भी हम लोग 2 भाग कर सकते हैं, एक पठारी अंचल का और एक है मैदानी अंचल के पतझड़ के वन। पठारी अंचल में शुष्क वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, तापमान अधिक लेकिन बारिश कम के कारण पेड़ जो हैं ग्रीष्म काल में अपने पत्ते झाड़ देते हैं और शीतकाल में साल में यानी 2 बार जो वृक्ष अपने पेड़ों को के पत्ते घिरा देते हैं उनको हम लोग पतझड़ वन कहते हैं। पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर में अधिकतर इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें अर्जुन, शाल, पलास और महुआ के वृक्ष अधिकतर होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी जो है पतझड़ के वन पाए जाते हैं। उत्तर के तराई भाग में अधिक वर्षा के कारण यहाँ पे वन जो है थोड़ा घना रहता है। इनमें मुख्य सब वृक्ष जो हैं वो हैं आपके शाल, टम्पा, शीशम, शिगुल, खेर आदि। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बांस, बेत और लताएं आदि भी पाए जाते हैं। ये वृक्ष में बांस और लताएं अधिकतर मिले हुए रहने के कारण वनों में ये वन काफ़ी घने हो जाते हैं, जिनसे गुजरना काफ़ी कठिन होता है। इसके कारण यहाँ पे कई खूंखार और बड़े बड़े जानवर भी मिलते हैं, जैसे हाथी, वन बिलाप, सांप आदि। फिर आता है ज्वारीय वन, जिसे हम लोग सुंदर वन भी कहते हैं। दक्षिणी डेल्टाई भाग में ज्वार के समय समुद्र का खारा जल जो है इस क्षेत्र में बार बार भर जाता है, जिससे कारण ये मिट्टी जो है नमकीन हो जाती है और नमकीन जल में कुछ ही प्रजाति के वृक्ष जो हैं इनमें जिंदा रह सकते हैं, जिनको हम लोग ज्वारीय वन कहते हैं। इन वनों में जो पेड़ पौधे जीवित उन्हें हम लोग मैंग्रोव प्रजाति के वृक्ष कहते हैं। मैंग्रोव प्रजाति के वृक्ष जो हैं जिनमें नमकीन जल में अपने आप को जीवित रखने की क्षमता होती है, उसी प्रकार की प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, जिनमें गोरान, गेउवा, केवड़ा और सुंदरी नामक वृक्ष मुख्यतः आते हैं। इस प्रकार के वनों की लकड़ी का उपयोग हम लोग नाव बनाने के लिए करते हैं, घर निर्माण करने के लिए भी करते हैं। इन वनों से हमें मधु और मोम की प्राप्ति होती है। इन वनों में बाघ, हिरन आदि जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें रॉयल बंगाल टाइगर जो है सबसे प्रमुख टाइगर है, बाघ है, जिसको कि विश्व भर में देखने के लिए लोग सुंदरवन जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों का पश्चिम बंगाल का जो प्रथम भाग था, प्राकृतिक भूगोल का भाग, पश्चिम बंगाल की अवस्थिति और प्राकृतिक परिवेश, उस पाठ को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आपके प्राकृतिक जितना भी भाग था, भू प्रकृति के बारे में उसका जानना, वहाँ के प्रमुख मिट्टियों के बारे में जानना, वृक्षों के बारे में जानना, तो ये पाठ हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है।